Bismillahirrahmanirrahim. I'd like to welcome you all to the 24th live session of Afkar-e-Taza Think Fest. आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मौजू है लोकल गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अंदर मकामी हुकूमतें, और इतनी दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इफेक्टिव कभी नहीं रहा। कभी उस सिस्टम को डीरेल कर दिया जाता है, कभी उसको पूरी तरीके से मैच्योर होने नहीं दिया जाता। सो हमारे पास एक बड़ा वेल क्वालिफाइड पैनल है जिसमें लीगल एक्सपर्टीज भी है, वो लोग जो प्रैक्टिशनर हैं वो भी हैं, और हमारे साथ एकेडमिशियन भी हैं जो इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या मुश्किल है कि हम 2020 में भी अवाम के उस हक को ढूंढ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में होना चाहिए, जो कि महज़ब दुनिया में और डेवलपिंग डेमोक्रेसीज के अंदर भी बहुत हद तक मौजूद है, और वो शहरियों को उनके तमाम जो हकूक हैं या उनकी जो तमाम सर्विसेज हैं, हाउसिंग से लेके, अर्बन प्लानिंग से लेके, तालीम से लेके, शहरों को खूबसूरत बनाने में या अवाम की रिक्रिएशन की फैसिलिटीज के लिए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दुनिया में ऑलमोस्ट तमाम बड़े और छोटे शहरों के अंदर और तमाम जमहूरियतों के अंदर मौजूद है। मैं अपना जो हमारे साथ पैनल मौजूद है उनका आपके साथ तारुफ करा दूंगा कि तारुफ वाकई वो तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं सलमान राजा साहब, जो बहुत एक फेमस लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी और दूसरी चीजें भी, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट का है, और उनसे हम ये जरूर पूछेंगे कि उनके ख्याल में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश ज्यादा मौजूद होनी चाहिए कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट हो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन से हम आगे जा सकें। हमारे साथ अली चीमा साहब मौजूद हैं, एकेडमिशियन हैं, और महबूबुल हक सेंटर लम्स के अंदर उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं। हमारे साथ अहमद इकबाल मौजूद हैं, जो नारोवाल के अंदर लोकल गवर्नमेंट से वाबस्ता रह चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, और वो आपको बताएंगे कि उनको एज अ प्रैक्टिशनर जिसने एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट को सुधारने की कोशिश की अवाम के वोटों के बाद, उनको उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं एंड हाउ डज ही फील कि हमें आगे कैसे जाना है। सलमान साहब, मैं अगर आपसे शुरू करूं कि जो कॉन्सेप्ट है जाहिर है जमहूरियत का, वो ये है कि अगर जमहूरियत टॉप डाउन जमहूरियत होगी तो उसके अंदर मसल पावर होगा, उसके अंदर पैसा होगा, उसमें अवाम के जो हुकूक हैं वो ट्रिकल डाउन करेंगे, और लोकल गवर्नमेंट जो ग्रास रूट्स के ऊपर है कि उसकी वो एक्चुअली लोकल लेवल के ऊपर आपके विलेजेस से और आपकी sort of जो बेसिक सबसे आपका टियर है वहां से लोगों को एम्पावर करेगी। तो व्हाई डू यू थिंक कि हमारे पास अब हम 2020 में बैठे हैं, पाकिस्तान पे क्यों इतना मसला है कि इतनी दफा कोशिशों के बावजूद लोकल गवर्नमेंट हमसे वो सिस्टम इवॉल्व नहीं हो रहा जिसकी हमें जरूरत है? कि उसकी बड़ी वजह तो यही है कि सियासी जमातें ये समझती हैं कि अगर उन्होंने ताकत लोकल सतह पे दे दी तो वो इख्तियार जो वो एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, या जो उनको ताकत हासिल है वो शायद तितर बितर हो जाए, वो बिखर जाए। एक बड़ा जो इसमें मामला है वो ये है, और इसमें पैसे का भी हुसूल है। जो टैक्स रेवेन्यू है वो सूबाई सतह पे आता है, और जाहिर है हर हुकूमत चाहती है कि वो पैसे को खुद खर्चे ना कि लोगों के हवाले कर दे। तो एक कोशिश होती है कि खा वो गैस की फराहमी हो, बिजली की फराहमी हो, हर चीज को एक तरह से सूबाई हुकूमत के ताबे कर दिया गया है, अगरचे ये फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, वफाकी मामलात हैं। वहां पे भी आप देखें कि जो हिदायत हैं वो एक तरह से सूबाई हुकूमत की सतह पे आ रही होती। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हमारे सियासी निज़ाम का एक नतीजा है कि चूंकि हमारी सियासी जमातें और सियासी हुकूमतें हमेशा एक तरह से एक टेंशन का शिकार होती हैं, एक तज़ब्ज़ुब का शिकार होती हैं कि उन्होंने कायम भी रहना है या नहीं रहना, और अगर वो इख्तियार छोड़ देते हैं तो इख्तियार कौन ले उड़ेगा। हमारी तारीख ये है कि लोकल गवर्नमेंट हमेशा डिक्टेटरशिप के अदबार में जो है उसको बढ़ावा मिला है, और हमेशा फौजी हुकूमतों के अदबार में ये समझा गया कि लोकल सतह पे अगर हम एक बराह रास्त ताल्लुक पैदा कर लें इलाके के बड़ों के साथ तो फिर हम सियासी जमातों की जड़ें काट सकते हैं। लिहाजा
जमहूरी हुकूमत आती है तो सियासी जमातें, जमहूरी हुकूमतें उस निज़ाम को जो डिक्टेटर्स ने कायम किया होता है और जिसकी बिल्कुल वाज़े वजह यही होती है कि सियासी जमातों का जो राब्ता है उसको मुनक़ते किया जाए ग्रास रूट लेवल पे। लोकल गवर्नमेंट्स हमेशा हमारे यहाँ गैर जमाती बुनियादों पर आई हैं, उसकी भी यही वजह रही है कि जो जमातें हैं उनको मुस्तहकम ना होने दिया जाए, सियासी कुव्वतों को मुस्तहकम ना होने दिया जाए। सो बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो सही मानों में जमहूरियत है, उसको गैर जमहूरी अहदाफ के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा जमहूरी हुकूमतें आते ही ये समझती हैं कि उनको उस तमाम निज़ाम को लपेटना है और उसकी नफ़ी करनी है जो डिक्टेटरशिप के दौर में कायम कर दिया गया था। और चूंकि खुद वो मुस्तहकम नहीं होती, खुद वो एक हमेशा सस्पेंस का शिकार होती हैं, लिहाजा तमाम तर ताकत जो है हुकूमतें अपने हाथ में मरकूज करना चाहती हैं सूबाई सतह पे। तो ये तो हमारा एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक आप समझ लीजिए एक पस मंजर है, तनाजुर है, जिसकी वजह से जो एक पॉलिटिकल विल है, एक इरादा जो है सूबाई सतह पे इख्तियारात को नीचे तफवीज करने का, वो इरादा हमें नजर नहीं आता। बाकी मामला रह गया आईनी और कानूनी। आईनी पेशरफ्त यकीनन हुई थी जब आइन में आर्टिकल 140 याद दिलाता चलूं 17वीं तरमीम के वक्त हो गया था 2002 में, और 18वीं जी तरमीम ने इसको मजीद तकवीत बख्शी 2010 में, और ये कहा कि आइन के एक हुक्म के तहत लोकल गवर्नमेंट्स कायम होंगी। उससे पहले ये था कि लोकल गवर्नमेंट का वजूद सूबाई असेंबली की सवाबदीद पर मुनहसर था। सूबाई असेंबली चाहे तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम वज़ा करे, ना जी चाहे तो ना करे। लेकिन आइन के आर्टिकल 140A ने इसको एक आइनी तकाजा बना दिया। ये एक आइनी जरूरत है कि मकामी हुकूमतों का एक निज़ाम वज़ा किया जाए। लेकिन जो चीज थोड़ी सी मबहम रही आइन के आर्टिकल 140A में, वो ये थी कि कौन से वो इख्तियारात हैं जो मकामी हुकूमतों को देने हैं और कौन से वो इख्तियारात हैं जो सूबाई सतह पे रखे जा सकते हैं। अगर आप आइन के आर्टिकल 140A का मुतालिया करें तो ये जरूर कहता है कि देयर शैल बी लोकल गवर्नमेंट्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, विद फाइनेंशियल पावर्स एंड विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। लेकिन ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं और कौन सी फाइनेंशियल अथॉरिटी है, कौन से वो टैक्सेस हैं जो हर सूरत मकामी सतह पे दिए जाने चाहिए, ये बात वाजे नहीं है। ये बात छोड़ दी गई फिर सूबाई हुकूमतों के हाथ में और सूबाई असेंबली के हाथ में। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया इमराना टिवाना वाले केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आइन के आर्टिकल 140A के बावजूद ये सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है कि वो किस नौयत की मकामी हुकूमत कायम करती है, उसको क्या इख्तियारात देती है और कौन से इख्तियारात जो हैं वो डेवलपमेंट एजेंसीज के हाथ में रखती है, यानी कि LDA और KDA हो गया। अब LDA जो है उसके इख्तियारात को अगर आप देखें लाहौर सतह पे, और मकामी जी हुकूमतों के इख्तियारात को आप देखें जो कानून की के जरिए दिए गए, तो कुछ भी मकामी हुकूमतों को नहीं दिया गया। हर चीज जो है वो LDA में मरकूज कर दी गई, खा वेस्ट मैनेजमेंट हो, कूड़ा करकट उठाना हो, दीगर मामलात हो, सब कुछ ही सूबाई सतह पे रह गया। तो ये एक खला है। मैं समझता हूँ इमराना टिवाना की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको जरूर दोबारा देखा जाना चाहिए और उससे बेहतर एक जजमेंट की हमें जरूरत है जो सूबाई हुकूमतों के निज़ाम को मुमकिन बना सके। शुक्रिया। सीमा साहब, ये बताइए कि आज हम जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में APC हो रही है, जिसमें तमाम जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो अपने राइट्स कह रही हैं कि हम एक्चुअली सिस्टम से लड़ रहे हैं, हमारे राइट्स नहीं है, मीडिया के राइट्स नहीं हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत आयरॉनिक है कि जब उनके पास पावर है असेंबलियों के अंदर, जिन असेंबलियों में पहले उनकी हुकूमतें थीं और उनकी गवर्नमेंट थी, जब वो ये हक लोकल सतह के ऊपर अवाम को देना चाहते थे तो उन्होंने भी समहाउ वही रोल प्ले किया जो रोल इस वक्त वो खुद कह रहे हैं कि हम फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू अस टू ऑपरेट यू नो एज इफेक्टिव ऑपोजिशन। देखिए, हमारी इस गुफ्तगू में अभी तक एक अजम्पशन रही है। वो अजम्पशन ये है कि सारी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रेंथन्ड होती है, इफेक्टिव होती है, फंक्शनल होती है। पर अगर हम तज्जिया लें तारीख का और अगर हम आज का भी पस मंज़र देखें और हम डेवलप्ड डेमोक्रेसीज को भी देख लें तो हमें एक बहुत मिक्स सूरत हाल नज़र आती है। आप हिंदुस्तान लें, उसमें कुछ स्टेट्स हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स ट्रूली एम्पावर्ड हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट का वही हाल है
जो पाकिस्तान में हाल है। और उधर भी एक बहुत बड़ी बहस चली है ओवर द पास्ट 70 इयर्स कि लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप अमेरिका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, ये सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, उसके अंदर भी कुछ स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्ड हैं और फंक्शनल हैं और दूसरे स्टेट्स में नहीं है। तो जो पाकिस्तान में आज हमें मसला नजर आ रहा है, दैट इज नॉट एन एक्सेप्शनल मसला. There are issues residing in historical roots basically, जहाँ पे states build होते हैं और वो local government का structure bureaucratic रखते हैं, right? ये नहीं है कि जब elected local governments नहीं होती तो local governments नहीं होती, local governments होती हैं लेकिन वो bureaucracy के ताबे काम करती हैं basically. तो सवाल ये है कि बेसिकली पिवट क्या चीज करती है लोकल गवर्नमेंट की तरफ. एंड आई थिंक कि जो अगर हम तारीख की पस मंजर देखें तो हमें 3 डिफरेंट मॉडल, वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग, बिकॉज यू नो ये एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की तो अपॉर्चुनिटी नहीं है बिकॉज टाइम भी हमारा कम है. एक वो है कि जहाँ पे जब ट्रांजिशन, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई, उससे पहले जब पार्लियामेंट्स वजूद में आई, तारीखी तौर पे जो स्टेट का स्ट्रक्चर था उन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पे वीक रहा, तो जो आपकी रॉयल प्रोगेटिव था उसने एलिट्स के साथ समझौता करना था, तो उनको कुछ अकोमोडेशन और कंसेंट देनी थी. वलायत ले लें, ये सारी वो जगह हैं जहाँ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक पावर वीक थी एट द टाइम दैट पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग. वो एक मॉडल था, हम वहाँ पे फिट नहीं करते. दूसरी वहां पे आई जहां पे फेडरल सिस्टम्स बहुत बड़े थे और कुछ जगह पे पार्टीज ने अपने आप को इंट्रेंच करने के लिए उनको ग्रास रूट्स पे अपनी जो थी एक कार्डर बेस बिछानी थी, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को यूज किया टू इंश्योर दैट कार्डर बेस. इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसकी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ना बनती अगर उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली इस्तेमाल ना किया होता. लेकिन उसके अंदर ये पार्टीज, और इसी तरह हमें लैटिन अमेरिका में इस किस्म की कंडीशंस मिलती हैं, बट ये वो पार्टीज थी जो विद इन अ फेडरल स्ट्रक्चर वो स्पेसेस ढूंढ रही थी जहां पे वो अपने आप को इंट्रेंच करें अगेंस्ट डोमिनेंट पार्टीज. हमारे यहाँ जिस तरह सलमान ने कहा कि देयर इज बीन अ बिगर बैटल गोइंग ऑन अबाउट सिविलियन कंट्रोल और उसका बैलेंस, और उसके अंदर जो ठोस स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हुआ है, और ये सिर्फ इधर नहीं है, टू एन एक्सटेंट ये हिंदुस्तान में भी बात रही है, वो है द लेवल ऑफ द प्रोविंस और द लेवल ऑफ द स्टेट. और इसकी मोरिंग्स जो हैं वो पीछे जाके जो कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उसके अंदर बेस्ड हैं, और इसकी जो जितनी पॉलिटिकल हमारी कंसोलिडेशन हुई वो हमारे स्टेट स्ट्रक्चर्स और प्रोविंशियल स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट हुई. और हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी पार्टीज आर मोर एलीट बेस्ड बेसिकली. इनकी डेमोक्रेटिक रूट्स बिसाइड्स स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अ डेकेड, 2 decades, 3 decades, वो अभी तक बनी नहीं, बिकॉज वो जब फ्रूइशन में आती हैं तो फिर डिस्टेबलाइज हो जाती हैं. जो सवाल मेरे जहन में उठता है वो ये है कि हम इस बहस में जरूर जाएंगे, और सलमान से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस क्या हैं, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की लिमिटेशन क्या है. बट आउटसाइड द बहस ऑफ सम लिबरल्स इन सम ड्राइंग रूम्स एंड सम इंडिविजुअल्स हु वर पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट सेटअप्स, हमें लोकल गवर्नमेंट्स की इलेक्टेड डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड सियासी तौर पे नजर नहीं आती. पाकिस्तान में every government has come in and destabilized the local government system of the previous government, and the effectees जो उस वक्त पोजीशन होल्डर्स थे वो कोर्ट में जाते हैं और वो कोर्ट में एक बहस करते हैं, बट उनके पीछे उस तरह की पॉलिटिकल विल आपको नहीं या पॉलिटिकल डिमांड आपको नजर नहीं आती. और आई थिंक इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो पॉलिटिकल डिमांड क्यों नहीं है और वो क्यों अभी तक फ्रूइशन पे नहीं लाई जा सकी. एंड आई थिंक मेरे लिहाज से पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि हमने जो लोकल गवर्नमेंट की डिमांड को जिस तरह स्ट्रक्चर किया और आर्टिकुलेट किया है, दैट हैज नॉट रेजोनेटेड विद द सिटीजनरी.
And I think if we truly want to have a debate about an empowered local government system, it cannot be about a local government law. It has to be about restructuring the relationship जो आपने बात की, जो शहरी की relationship है अपने शहर की government के साथ, जब तक हम उसको restructure करने की बात नहीं करेंगे, और वो actually local government law से कहीं ज़्यादा बड़ी बात है, जब तक वो हम बात नहीं करेंगे, तो I think ये चीज़ लोगों की imagination catch नहीं करेगी. That's where my view is right now. Very interesting. वेरी इंटरेस्टिंग. अहमद, अब मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी मत आपने कि मे बी लोगों के अंदर उसकी वो डिमांड नहीं है विच विल परहैप्स लीड टू दिस. व्हाट डू यू थिंक ये केस है? आपका अपना जो एक्सपीरियंस है ऑन द ग्राउंड, आपने इलेक्शन लड़ा, आपने काम करने की कोशिश की, वो व्हाट इज इट लाइक? यानी अगर इस पूरे स्ट्रक्चर हमारे जो जमहूरियत में देखा जाए, तो क्या स्पेस है लोकल गवर्नमेंट के लिए इस वक्त जिसमें आप इलेक्ट होके नारोवाल के अवाम के लिए कुछ करना चाहते थे? थैंक यू आसिया, बहुत शुक्रिया जी आपका. सबसे पहले तो चीमा साहब की जो बात है, मैं किसी हद तक उससे इत्तेफाक करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर उसका जवाब भी दे सकूं. देखें, पाकिस्तान में अगर मुकामी हुकूमतों की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये बात की कि आपको ये नज़र आता है कि ये डिक्टेटर्स के दौर में निज़ाम मजबूत होए और सियासी जमहूरी अदवार में या तो उन पुराने निज़ामों को जो डिक्टेटर के दौर में आए उनको या तो कमज़ोर किया गया, या अगर कोई निज़ाम मुतारिफ़ कराए गए तो वो बड़े कमज़ोर थे. तो मेरा ख्याल है कि ये किसी हद तक चीमा साहब के सवाल का भी जवाब इसी में मौजूद है. देखें, जब अयूब खान साहब के दौर में बेसिक डेमोक्रेसीज बनी तो हज़ारों की तादाद में जो लेजिटिमेट सियासी क़यादत थी उसको एब्डो और पोडो के कवानीन के तहत डिस्क्वालीफाई करा कर बल्दियाती इंतखाबात कराए गए. फिर उन बल्दियाती नुमाइंदों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तारीख का कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शन सदारती इंतखाब कराया गया, और वो एक हमेशा के लिए बल्दियात पर एक छाप लग गई कि ये डिक्टेटर्स इनको इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए. उसके बाद ज़िया साहब के दौर में दोबारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया. उसके नतीजे में चीमा साहब ने पर लिखा भी हुआ है कि एक नई पॉलिटिकल क्लास इमर्ज की जिसने जो असेंबलीज में आई. फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ज़िला नाज़मीन, तहसील नाज़मीन को बेतहाशा इख्तियारात दिए गए. तकरीबन सूबे के इख्तियारात बल्दियात को दे दिए गए, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शंस जो थे वो बड़े कंट्रोवर्शियल थे, वहाँ इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये आने वाले दौर के नाज़िम होंगे ज़िला के या तहसील के, और तकरीबन वही रिजल्ट्स आए इक्का दुक्का छोड़कर. तो एक अवाम के अंदर शायद ये सिस्टम उस तरह से जड़ें नहीं ले सका क्योंकि इसके इंतखाबात हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे, और जब कभी सियासी दौर में इंतखाबात हुए तो एक जंग लगी रहती है कि आपने अपने कदम जो हैं वो जड़ें मजबूत करनी हैं. सूबा कमज़ोर हुआ था, उसको मजबूत करें. तो इख्तियारात सूबे में ज़्यादा होते थे और शायद अवाम उस तरह इसके फ़ायदे नहीं उठा सकी. दूसरी चीज़ जिस पर मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये कि एक अर्बन और रूरल डिवाइड भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है. शहरों की हद तक अगर बड़े शहरों की बात कर लें तो बड़े शहर जो हैं वो किसी न किसी हुकूमत का दारुल हुकूमत हैं, या वफाकी दारुल हुकूमत है या सूबाई दारुल हुकूमत है. वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हों या ना हों तो किसी न किसी किस्म की सर्विस डिलीवरी के कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आवाम को मैसर होते हैं. वहाँ कूड़ा उठ रहा होता है, वहाँ गलियाँ नालियाँ साफ़ हो रही होती हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स जल रही होती हैं, क्योंकि वो हुकूमत का वो एक दारुल हुकूमत होता है. लेकिन अगर आप देहातों की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो मैं नहीं समझता कि 70 साल में इस निज़ाम के तहत उस किस्म की तरक्की, उस किस्म के वसाइल और उस किस्म की ताकत
دیہاتی علاقوں کی لوکل گورنمنٹس کو دی گئی ہوں، جس سے پاکستان کی اکثریت عوام جو ہے وہ ان سروسز سے محروم رہی۔ تو جب لوگوں کو ایک چیز کا فائدہ ہی نہیں ملا، جب اس کا پھل ہی نہیں ملا، تو اور یہ اور بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ایک بڑی بحث ہے کہ یہ آواز کیوں نہیں لوگوں کی وہاں سے اٹھتی، اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جب لوگوں کو ایک چیز کے فوائد کا ہی نہیں پتا تو وہ اس کی آواز کیوں اٹھائیں گے۔ اب ہم نے 70 سال میں دیہاتوں کو تھانے دیے ہیں، پٹوار خانے دیے ہیں، اور اسٹیٹ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم جس کی عوام میں جڑیں ہوں، جس کی اونرشپ ہو، وہ نہیں ملا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اس سے کسی نہ کسی حد تک اس سوال کا جواب ملتا ہو۔ بہرحال جو تجربہ میرا رہا لوکل گورنمنٹ میں الیکٹ ہونے کے بعد، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو باتیں راجہ صاحب نے کی وہ کافی حد تک درست ہیں کہ صوبے کے پاس جو ہیں بے تحاشا وسائل ہیں، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد، اور وہ مقامی حکومتوں کو اس طرح وسائل جو ہیں وہ نیچے ٹرانسفر نہیں کیے گئے۔ ایک ہی ضلع میں ایک ہی کام فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اور لوکل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے۔ کام لوکل گورنمنٹ کے کرنے والا ہے، لیکن اس پورے پورٹ فولیو میں اگر 100 گلیاں بن رہی ہیں تو شاید 5 یا 10 گلیوں کا کام لوکل گورنمنٹ کرا رہی ہے، باقی ساری فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی مختلف ایجنسیز جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے صوبوں کو بااختیار بنایا اور وفاق نے اپنے اختیارات نیچے تک منتقل کیے، کیا صوبوں نے وہ اس اسپرٹ کو فالو کر کے مقامی حکومتوں کو مضبوط کیا؟ تو ابھی تک تو اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے جس کو صوبے استعمال کرتے ہیں لوکل گورنمنٹس کے خلاف، کہ لوکل گورنمنٹس کے پاس کیپیسٹی نہیں، لوکل گورنمنٹس کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں، وہاں پہ ہیومن ریسورس کا اتنا شدید فقدان ہے کہ میں نے پہلے بھی کہیں مثال دی کہ ایک پورا ضلع جو ہے اس کی پلاننگ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، جو پوری اس کی لینڈ یوز پلاننگ، اربن پلاننگ اور ہر قسم کی فیصلے اس کے وہاں پر کس قسم کی ترقی ہوگی، وہ میرے ضلع میں ایک کلرک کے پاس اس کا ڈسٹرکٹ آفیسر کا انچارج تھا۔ تو یہ حالات ہیں جن میں لوکل گورنمنٹس آپریٹ کرتی رہیں، اور ان میں بہت ناممکن ہے کہ اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ عوام میں مقبول ہوں گی۔ ٹھیک ہے، we'll actually come back to you احمد، آپ کے to talk more about ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں in terms of جو آپ کی پٹیشن ہے، وہ اس پہ جو ان کی ریزولوشن ہے لوکل گورنمنٹ کی، اس کے بعد جب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ راجہ صاحب، میں I wanted to ask you کہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جب جو پچھلی ٹرم تھی اسمبلیوں کی، تو کے پی کا جو لوکل گورنمنٹ کا لا آیا تھا یا اس کے تحت جو الیکشن ہوئے تھے، تو خیال یہ کیا جاتا تھا ایٹ لیسٹ آن پیپر اور کمپیریزن میں کہ وہ لا جو ہے وہ ذرا باقی لاز سے بہتر پاورز دیتا ہے لوکل گورنمنٹس کو۔ پھر ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ جو پنجاب کا لا جو ابھی نیا پاس ہوا ہے اس اسمبلی کی ٹرم کے آنے کے بعد، اس کے اندر بھی وہ کافی حد تک کے پی سے اس کی مماثلت ہے، اور اس کے اندر ڈائریکٹ الیکشن آف میئرز اور ناظم کا رکھا ہوا ہے، اس میں لوپ ہولز ہیں۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ایک تبدیلی کا پلیٹ فارم جسے عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں، خود سامنے آئے ہیں ایز پرائم منسٹر، it seems as if it's very close to his heart. تو اگر وہ ڈیولوشن کو پوری طریقے سے جو کم از کم ان کے ذہن میں ہے، جو انہوں نے کے پی میں کیا اور اب باقی وہ نہیں کر پائیں گے، تو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ کس حد تک اس بات سے متاثر ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت تو بالکل جو صوبہ، آپ نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، جو صوبائی اسمبلی جیسے چاہے اس کو لیجسلیٹ کر سکتی ہے، کوئی کم پاور دیتا ہے، کوئی زیادہ دیتا ہے، کوئی بالکل نہیں، دے اسٹل ناٹ آئیڈیل۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل فردر امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو فردر ری ڈیفائن کرے؟ ابھی ہم شور احمد اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اب تو حالات یہ ہیں کہ الیکشن ہو کے جو الیکٹڈ وہاں پہ ناظمین اور گورنمنٹ آ جاتی ہیں، ان کو ایک دم فارغ کر کے ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ تو کوئی ان کی جو ایک سیکیورٹی آف دیئر ٹینیور ہے، جو نیشنل اسمبلی کے کیس میں ویل ڈیفائنڈ ہے، پروونشل اسمبلیز کے کیس میں ویل ڈیفائنڈ ہے، ان کی پاورز ویل ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر،
क्या वी नीड अनदर चैप्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन? और आपको लगता है कि आजकल के पॉलिटिकल हालात में चूंकि वो खुद रियल रेवोल्यूशन में एटलीस्ट कहते हैं, बिलीव करते हैं, और ये 2 लॉज उनकी सोच की अक्कासी करते हैं, क्या ये हो पाएगा? क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नाउ बी sort of the way forward? देखिए, जरूरत तो ये बहस की जा सकती है कि है मजीद आईनी तरमीम की, जिससे हालात को या स्ट्रक्चर को मजीद वाज़ेह किया जाए। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो टर्म है लोकल गवर्नमेंट्स की, उसकी एक सैंक्टिटी होनी चाहिए, एक उसके हवाले से लोगों को यकीन होना चाहिए कि यक जुम्बिश कलम एक आने वाली हुकूमत इस तमाम निज़ाम को ख़त्म नहीं कर देगी, हुकूमतों को तलपट नहीं कर देगी। तभी जो अली ने भी कहा कि जो एक रिलेशनशिप है शहरी की अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ, वो शायद कायम हो जब शहरियों को ये एहसास हो कि लोकल गवर्नमेंट एक सीरियस चीज़ है, एक अहम चीज़ है। ये एक महज एक खिलौना नहीं है जिसको हर आने वाली हुकूमत अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके। लोकल गवर्नमेंट का एक तकद्दुस जो है वो मैं समझता हूँ वक्त लगेगा कायम होने में, और उसी सूरत में कायम होगा जब लोगों को पता चले कि हमारा जो रियासत से ताल्लुक है वो लोकल गवर्नमेंट मकामी हुकूमतों के जरिए है एक बड़ी हद तक। और शायद उसमें एक रोल हो कम्युनिटी पुलिसिंग का भी। ये भी बात होती रहती है कि शहरी जो है उसका ताल्लुक रियासत से वो थाने के जरिए है, वो डिप्टी कमिश्नर के जरिए है, वो टैक्स लेने वाले के जरिए है। ये तमाम चीजें जब तक एक इलेक्टेड मुंतखब शुदा लोकल गवर्नमेंट के ताबे नहीं होंगी, उस वक्त तक जो शहरी का ताल्लुक है रियासत के साथ वो गुजरिया लोकल गवर्नमेंट नहीं बनता। उसको ये लगता है कि ठीक है ये एक लोकल गवर्नमेंट है, शायद कोई गली बना दे, शायद हमें नलका लगवा दे, लेकिन असल में जो इख्तियारात हैं और जो असल में चीजें शहरी की जिंदगी को मुतासिर करती हैं, उनका ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट से नहीं है, वो बराह रास्त सूबाई गवर्नमेंट से है या वफाकी हुकूमत से है। तो लोकल गवर्नमेंट को जब इख्तियारात दिए जाएंगे और शायद आइन में वजाहत के जरिए ये इख्तियारात दिए जाएं, लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर जो है उसको एक मुस्तहकम किया जाए, तो फिर शायद वक्त के साथ साथ एक ताल्लुक शहरी का लोकल गवर्नमेंट के साथ पैदा होगा और लोकल गवर्नमेंट उसको वो नजर आएगी वो सतह हुकूमत की जिसके जरिए उसका रियासत के साथ ताल्लुक बनता है। तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमें आइन में कोशिश करनी चाहिए कि कुछ इख्तियारात जो हैं, कुछ जो काम हैं, वो बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट के हवाले करें। इस वक्त मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर शहर को ले लें, जिसके बारे में कुछ हम ज्यादा जानते हैं, तो एलडीए के पास इख्तियार है मास्टर प्लानिंग का कि शहर की शक्ल क्या होगी, किस नौयत का ये शहर होगा, क्या ये तेज रफ्तार गाड़ियों वाला शहर होगा या क्या ये पेडेस्ट्रियंस का पाँव पे चलने वाले लोगों का शहर होगा। शहरों के हम जानते हैं मुख्तलिफ तस्वुरात हैं दुनिया में। एक तस्वुर जो है वो बड़ी सड़कों, तेज सड़कों, गाड़ियों वाला शहर है। दूसरे शहर वो हैं जो आम लोग चल फिर सकते हैं, साइकिलों वाले शहर हैं। ये तस्वुर जो है किसका तस्वुर शहर में लागू होना चाहिए। पिछले दौर में हमने ये देखा पीएमएलएन के दौर में कि एलडीए हावी थी हर चीज पर, और एलडीए में जो एलडीए के चेयरमैन थे, वजीर आला थे, उनका जो तस्वुर था कि शहर कैसा होना चाहिए वो शहर पे हावी था। उसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी, किसी जमहूरी मुदाखलत की गुंजाइश नहीं थी। तो ये चीजें हमें देनी पड़ेंगी, मैं समझता हूँ आइन के जरिए मकामी हुकूमतों को कि शहर की वज़ाक़ता क्या होगी, टैक्स का जो निज़ाम है वो कैसे वज़ा होगा, फिर जो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें जो हिस्सा है मकामी हुकूमतों का, वो भी शायद आइन के जरिए उसको वज़ा करना ज़रूरी है। क्योंकि हमने ये देखा कि जब इसको कानून साजी पे छोड़ देते हैं तो बात मुबहम रहती है और मकामी हुकूमतों को ना वो वसाइल मिलते हैं, ना वो इख्तियारात मिलते हैं, जिनकी वजह से शहरी जो है मकामी हुकूमतों को अहम समझे और उनसे अपना एक ताल्लुक पैदा करे। शीना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कहा, आपने कहा ये हम प्रिज्यूम ना करें कि हर जगह पे मकामी हुकूमतें उनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ना हम ये प्रिज्यूम करें कि वो हर जगह डिलीवर ही कर रही हैं। ये देखिए, एक ज़ाहिर एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी का तो एक अपना सिस्टम है, जो अवाम है उनको जो अपने हकूक हैं या जो सर्विसेज की फराहमी के लिए एक एमएनए या एमपीए या जो भी उनका स्टेट लेवल लेजिस्लेटर है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे केस में तो चूंकि सर्विसेज की फराहमी रियासत का जो बुनियादी हक है वो नहीं दे पाती हमारे सिटीजन को, तो फिर जो अवाम है उनको जो कुछ हकूक चाहिए वो या अपने एमएनए से या एमपीए से कहते हैं कि एज अ कॉन्डुइट आप हमें ये ले दें, हमें ये नौकरी ले दें, हमें ये
हमारे बच्चे को ये लगवा दें, हमें बिजली चाहिए, गैस चाहिए, ये सड़क बनवा दें, एक्सेट्रा। तो मैं आई वाज वेरी स्ट्रक कि आप ये कह रहे हैं कि ये अवाम में उसकी नीड नहीं है। क्या ये भी उसकी एक वजह हो सकती है कि चूंकि हमने जो हमारा MNA और MPA है वो एक ग्लोरीफाइड नाज़िम का काम कर रहा है, वो तमाम काम कर रहा है, वो अपने हलके में कुछ वक्त ज्यादा गुजारता है, वो अपनी असेंबली में उसको कोई अवाम, उसके सिटीजन, उसके वोटर्स ये नहीं पूछते कि तुमने असेंबली में कितना वोट दिया, तुमने फलां कमेटी की मीटिंग अटेंड की, तुमने विच अब जैसे अभी ये जो फैक्ट के बिल के ऊपर हो रहा है, ये वोटर्स नहीं पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया या आप गए भी असेंबली में या नहीं गए। तो जब तक हमारी इट्स अ catch-22, जब तक ये पावर्स डिवॉल्व होकर लोकल गवर्नमेंट तक नहीं जाएंगी, ना सिर्फ ये कि हमारी लोकल गवर्नमेंट का इशू रहेगा, बल्कि हमारी पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज भी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करेंगी, बिकॉज वो वही करती रहेंगी, वो नहीं करेंगी जो लेजिस्लेशन या इफेक्टिव ओवरसाइट या रिप्रेजेंटेशन जो उनका मेन काम है फेडरल और प्रोविंशियल सतह पर। जाहिर बात है जी, अगर लोगों को, अगर आप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ देंगे थ्रू वेरी कम्बरसम एंड सिस्टम्स जिनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लोगों के लिए बहुत हाई है, तो एक वैक्यूम में खला पैदा होगी जिसमें फिर लोग उन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएंगे जिनका कुछ कंट्रोल होगा उन ब्यूरोक्रेट्स के पास। तो सिस्टम तो रैशनली उस तरफ पिवट करेगा। बट मुझे लगता है कि जब हम बहस शुरू करते हैं सिविल मिलिट्री के इशू से, मैंने भी इस पे बहुत कुछ लिखा, एंड द फैक्ट कि जी पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस चीज़ को नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो हम सबको पता है कि दैट इज़ ट्रू। I don't think that's going to take the debate further. There's another way in which we can have this debate. We've just had a disaster in Karachi, right? That disaster in Karachi, forget about whether there was an elected local government or a non-elected local government. That disaster in Karachi involved the elected mayor and his government, but it also involved all the development authorities in Karachi, which are also local governments. It also involved the Karachi Building Control Authority, which is also a part of local government, and so on and so forth. हमें बहस ये करनी चाहिए कि हमें किस किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम और पॉलिटिकल निज़ाम चाहिए to make Karachi functional. That has to be the basic question. हम इस बहस की तारीख में जब जाके फंस जाते हैं, I think what we do is we truncate the whole debate. But if we start and we say कि जी कराची को function करने के लिए, या for that matter लाहौर को function करने के लिए, क्या किस किस्म का हमें system envisage करना चाहिए और वो क्या design होना चाहिए, उसमें एक बात पे तो मेरा ख्याल में कोई disagreement नहीं है। अहमद ने भी ये बात की और इससे मैं बहुत agree करता हूँ उनकी बात से, और मैं उसको बढ़ाऊंगा कुछ, कि एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, और ये पर्टिकुलरली शहरों में बहुत ज्यादा आपको पिंच करता है, वो कंप्लीटली फ्रैक्चर्ड है। कराची का जो डिजास्टर था उसमें मैंने जो बेस्ट चीज पढ़ी है वो आरिफ हसन साहब की पढ़ी है, वो ये है कि बेसिकली जो आपकी नेचुरल ड्रेनेज के सिस्टम्स थे वो किस तरह ओवर टाइम जो है इनफेक्टिव हुए। क्योंकि जो आपकी डेवलपमेंट प्लानिंग अथॉरिटीज थी वो लैंड डेवलपमेंट ऐसे कर रही थी कि वो नेचुरल ड्रेन्स को ब्लॉक कर रही थी, और आपकी जो इन्फोर्समेंट आर्म्स थी वो इंक्रोचमेंट को कैटलाइज कर रही थी, रोक नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर था ड्रेनेज का वो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। और वो खत्म एक दिन में नहीं हुआ, दैट इज टेकन मेनी डेकेड्स टू हैपन because the governance structure was imploding। और मैं लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ा सोच के कर रहा हूँ कि एक implosion हो रही थी through divided governance। अब क्या हम एक integrated administrative system create करना चाहते हैं जिसमें जो प्लानिंग की आर्म है वो डेवलपमेंट की आर्म से बात करे, जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की आर्म है वो इन्फोर्समेंट की आर्म से बात करे, और उसके ऊपर कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा हो ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिशियंस का जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो सिस्टम एज अ होल चले, ना कि आई मीन DGLDA और DGKD आई एम श्योर आर वेरी फाइन ऑफिसर्स एंड हैव बीन इन द पास्ट एंड नाउ, बट उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने LDA को आगे बढ़ाना है, मैंने लाहौर को नहीं आगे बढ़ाना, बिकॉज दैट इज नॉट देयर TOR
It is as simple as जी. that. और जो वासा वाला है उसका बेसिकली जो व्यू होगा कि मैंने वासा को किसी तरह गवर्नमेंट डिपेंडेंसी पे रखते हुए चलाते जाना है और मैंने इधर कोई बड़ी चेंज नहीं करनी, बिकॉज मैं लाहौर के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं. तो सबसे पहली बात है कि वी हैव टू इन्विसेज एंड क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट इज इंटीग्रेटेड and that is made accountable to the citizen of Karachi, or it is made accountable to the citizen of Lahore. That is the first thing. The second thing is कि हमें उस structure को fiscal powers देनी है. कोई effective local government का निज़ाम मुझे तारीखी तौर पे बता दे which is transfer dependent from the upper tier to the extent that our local government system is. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. I just calculated this before this session कि 1900 में, मैं 1900 की बात कर रहा हूँ, जब अमेरिका का और यूके का टैक्स टू जीडीपी रेशो रफली उतना ही था जितना आज पाकिस्तान का है. तो हम रोते रहते हैं हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, उनका कोई भी इतना ही था. At that point टोटल रेवेन्यू जो था नेशनल रेवेन्यू में, उसमें लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यूज का शेयर यूएस में 60% था, यूके में 45% था, आज पाकिस्तान में 5%. सो जो शहरी है उसका कोई फिस्कल ताल्लुक ही नहीं है शहरों में. रूरल एरियाज में तो बाय डिजाइन वो ताल्लुक ना अंग्रेज ने बनाया ना आज तक हमने बनाया, बिकॉज वो तो हमने छोड़ दिया. बट जहां पे वो ताल्लुक है जो हमारे शहरों में है, जहां पे एक्चुअली इफेक्टिव लीवर्स मौजूद हैं, उसमें हमने वो लीवर्स ऐसे डिजाइन किए हैं कि वो कंप्लीटली ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में हैं और वो कभी इस्तेमाल नहीं होते टू क्रिएट अ फिस्कल अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप इन द सिटीज, राइट. अब उसकी वजह ये है कि जो एलीट ऑफ द सिटी है उसका फिस्कल स्टेक इन द सिटी तो आपने बाय डिजाइन ही नहीं डाला हुआ, राइट. बट अगर आप देखेंगे जो अब अमेरिका की बात करती हैं, यूके की बात करती हैं, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. सो वो दूसरी चीज है जो आपकी करनी है, जो बाय द वे लोकल गवर्नमेंट लॉ टू एन एक्सटेंट उसको कवर कर सकता है. बट उसको करने के लिए आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एसेट मैनेजमेंट, एसेट ओनरशिप जो गवर्नमेंट एसेट्स की है, और यूजर फी और फिस्कल रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा for these urban jurisdictions and indeed for rural jurisdictions. और तीसरी जो चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप इस तरह की बनानी पड़ेगी कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट नजर आना शुरू हो जाए. नाउ टू एन एक्सटेंट जो पहली दो बातें मैंने की हैं, जब आपके पास एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट होगी जिसके ऊपर एक इलेक्टेड साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसकी एक वजन बढ़ जाएगा उस इलेक्शन का. दूसरा, अगर वो कंप्लीटली प्रोविंशियल डिपेंडेंट नहीं होंगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो अगेन स्टेक बढ़ जाएगा उस इलेक्शन का. बट अगर आपने एक निजाम बनाना है जब मिलना सब कुछ ऊपर से है, तो एक वोटर तो यही देखेगा कि ये एक इलेक्शन है जो एक सेकेंड टियर इलेक्शन है, जो मुझे तो उस पार्टी को वोट डालना है जिसकी पार्टी प्रोविंस में पावर में है, बिकॉज सारी पेट्रनेज तो ऊपर से आनी है इस निजाम के लिए, राइट. तो जब तक वो नहीं होगा तो आप इफेक्टिव होम रूल जिसको कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट्स हैं जिनकी रूट्स अपने लोगों में होती हैं और अपने स्ट्रक्चर्स में होती हैं, वो लोकल गवर्नमेंट्स कायम नहीं हो सकेंगी. तो हमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंप्लीटली रीथिंक करना पड़ेगा, जिसमें मैं अहमद और मेरी ये बहस भी काफी चलती रही है. बट आई थिंक elections of direct mayoral elections are not a bad step to take in that direction. But a directly elected mayor who has no finances, who only controls about less than 10% of the city's assets, and who is completely dependent on provincial transfers, will be a disaster. Because these will be expensive elections, people will come in and they will have no control. और finally, जो लोकल गवर्नमेंट के डिजाइन के एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स के लिए आपको तीन चीजें करनी पड़ती हैं. यू हैव टू डिफॉल्ट फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज. हमारा कोई भी लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म, इंक्लूडिंग नकवी साहब रिफॉर्म्स अंडर प्रेसिडेंट मुशर्रफ, did never devolve functionaries का control.
कोई लोकल गवर्नमेंट अपने फंक्शन, बाकी छोड़े वो सीओज को नहीं नॉमिनेट कर सकते खुद जाके या हायर कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड थ्रू लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. इट्स लाइक हैंडिंग मी अ कंपनी बट नॉट गिविंग मी द पावर कि मैं अपना एमडी जाके अपॉइंट कर लूं. तो मैं किस तरह वो कंपनी चलाऊंगा, राइट? So you have to really rethink. The spirit of Article 140A is in rethinking the design, and that not only affects the municipal corporations or the metropolitan corporations, but the entire structure of authorities and companies and the fiscal tax departments that come under the ambit of the article. I think that is where the debate has to be, and tell the citizen that this is the reform that we are doing for you to empower you. Otherwise, वो मंटो साहब की एक कहानी थी नया कानून, तो बड़ी चीज नई होती हैं बट वो इतनी नई भी नहीं होती. अहमद, आपका जो एक्सपीरियंस है that you went through आपके इलेक्शन के बाद, the dissolution, where are you at now, what are you expecting? आप कुछ कोर्ट से चाह रहे हैं, आप अवाम से चाह रहे हैं, आपकी सियासी जमात आपके साथ कितना खड़ी है? एक तो ये एक दो सवाल हैं that I'd like you to answer. बट अभी हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मौसूल हुआ है ऑन फेसबुक, जो ये है कि रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो मतलब बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन ये जो हमारे इलेक्टेबल्स रूरल एरियाज में होते हैं, जो इसमें इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी अपना इसको यूज करते हैं इन फोरम्स को टू प्रमोट देयर इन्फ्लुएंस इन द एरिया. तो वो इन अ वे वो भी दे नॉट गोइंग इन विद द, व्हिच आई अंडरस्टैंड, उन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन ये कि आप पब्लिक सर्विस के लिए तो नहीं जा रहे, आप तो अपना और अपनी पार्टी का असर रसूख और बेस बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ताकि फिर आप इलेक्शन आगे लड़ सकें और आपकी एक ग्रास रूट कायम हो जाए. सो इफ यू कैन आंसर दैट एज वेल. जी सॉरी, पहले मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही थी, तो पिछला सवाल भी मैं आपका सही तरह नहीं सुन सका था, लेकिन ये जो आपने जो No, I'd like you to first, no, Ahmed, I'd like you to first talk about your dissolution का जो आपका experience है, where are you at right now? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इस वक्त लोकल गवर्नमेंट या मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के मुस्तकबिल के बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ऐसी हुकूमत, मुकामी हुकूमत जो अवाम के वोट से इलेक्ट होकर आती है, उसको वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, या उस वोट की वही वक़्त है जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में जो वोट डाला जाता है, क्या वो उसके बराबर है? देखें, अगर तो ये सिलसिला जारी रहा कि हर आने वाली हुकूमत ने पुराने निज़ाम को गिरा देना है, और अगर कोई तब्दीली आती है सूबे में तो पिछली सियासी जमात के मुंतखब शुदा मेंबरान जो हैं उनको बरतरफ कर देना है, और अगर ये ताकत रहती है और अगर ये सवाल एड्रेस नहीं होता, तो फिर तो इस मुकामी हुकूमतों का मुस्तकबिल मैं समझता हूँ कि बहुत डार्क है. और अभी यही सवाल लेकर हम पहले लाहौर हाई कोर्ट में गए पिछले साल मई 2019 में, और मई 2019 से लेकर आज तक लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस को ना सही तरह सुना. 2 दफ़ा बेंच बने, वो जज रिटायर भी हो गए, और अभी तक वो केस जो है वो सर्द खाने में रखा हुआ है. बहरहाल तंग आकर, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा था जहां पर 58,000 लोग, चाहे वो सिस्टम मजबूत हो, कमज़ोर हो, उसमें वसाइल थे नहीं थे, पहली बात तो ये कि वो मुंतखब शुदा काउंसलर्स थे, चेयरमैन थे, मेयर्स थे. फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने रुजू किया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुनने का अंदिया दिया है अगले हफ्ते से. तो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तमाम वो केस जो मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिका थे और पिछले चंद सालों से इल्तवा का शिकार थे, उन सब केसेस को ये एक बेंच सुनेगा. तो हम उम्मीद करते हैं ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि जो आइन में 140A ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया है, क्या उसको मनवाया जाएगा या नहीं मनवाया जाएगा. दूसरी तरफ जो आपने बात की कि लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में एक तनकीद की जाती है, और ये आमतौर पर तनकीद जो है ये
मैं समझता हूँ कि I'm ये sorry I'm एक ही interrupting you. I'm sorry I'm interrupting you. अहमद, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब ये जो पिटिशन जो आप कह रहे हैं सुनेंगे, ये जी जी सिर्फ आप हैं या दूसरे सूबों से भी आपको लोगों ने ज्वाइन किया? नहीं, ये पंजाब में तो 40 से ज्यादा पिटिशनर्स हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन की, और फिर एक पिटिशन जाहिर है पंजाब से मुतल्लिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन एक मेरा ख्याल है पिटिशन राजा रब नवाज की प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान के खिलाफ है, एक पिटिशन MQM की वफाक पाकिस्तान या सिंध हुकूमत के खिलाफ है। इस वक्त पाकिस्तान में हालत यह है कि चारों सूबों में मुकामी हुकूमतें मौजूद नहीं, जी। और आइन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि अगर एक हुकूमत का टर्म खत्म होता है तो फौरी तौर पे उसके इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाए। इसमें बहुत हद तक सूबाई हुकूमतों के पास इख्तियार है कि वो इसको डिले करा सकते हैं। साल हा साल एडमिनिस्ट्रेटर्स के सर पर ये बलदियाती निज़ाम चलते रहते हैं, और मैं इस पर चीमा साहब ने जो बात की थी डायरेक्ट इलेक्शन की, वो शायद समझ रहे थे कि इस पर इख्तलाफ होगा, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेयर चेयरमैन डायरेक्टली इलेक्ट होंगे तो वो ताकतवर इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे, लेकिन अगर उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे, अगर उनके पास वसाइल नहीं होंगे, और अगर सिस्टम की ओरिएंटेशन ऐसी रखी जाएगी जो कि अभी भी है, पिछले निज़ाम में भी थी, उससे पिछले में भी थी, और आइंदा निज़ाम जो दिया जा रहा है उसमें भी है कि मुकामी हुकूमतें जो हैं वो शायद सूबे को जवाब दें। मुकामी हुकूमतें जो हैं वो अवाम को जवाबदेह होती हैं, वो कम्युनिटी को जवाबदेह होती हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनका एहतसाब, उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन लोग करते हैं। और अगर ओरिएंटेशन यही रहेगी तो फिर ये इदारे जो हैं वो एक टूल रहेंगे जहाँ पे आप जब आपको मैंडेट अगर आपको अपनी मर्जी का मिल गया तो ठीक है, इनको चलने दें, नहीं मिला तो उनको जकड़ दें, उनके वसाइल ख़त्म कर दें, उनको बरतरफ कर दें। तो ये एक बहुत अहम डिज़ाइन फ्लॉ मैं समझता हूँ कि हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। अभी आइंदा जो इन्होंने नया निज़ाम दिया है उसमें भी ये चीज़ है, सूबे के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं कि वो इलेक्टेड नुमाइंदों को बरतरफ कर सकती है, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बना सकती है। और जो तनकीद जो आपने जिसका हवाला दिया कि एक सवाल आया है कि लोकल गवर्नमेंट्स में मुकामी लोग जो हैं इन्फ्लुएंशियल वो इलेक्ट हो जाते हैं और वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। देखिए, मुकामी हुकूमतों के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोगों की दहलीज तक एक सर्विस डिलीवरी को लेकर जाता है। अवाम के पास नुमाइंदे दहलीज पर मौजूद होते हैं जिनके पास वो जाकर अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। आपकी मोबाइल की सिम अगर ख़राब हो जाए, आप अपने मोहल्ले में फ्रेंचाइज में जाके वो सिम ठीक करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्रीट लाइट बंद है और मुकामी हुकूमतें एग्जिस्ट नहीं करती तो आप किसके पास जाएंगे वो फरियाद लेकर, वो दरख्वास्त लेकर? तो एक तो इसका पब्लिक सर्विस का एलिमेंट है जो बड़ा अहम है। दूसरा, ये मैं आपको फवायद गिनवा रहा हूँ, फिर मैं तनकीद पर आऊँगा। दूसरा, देखें, जमहूरियत और अगर हमने वाकई इस माशरे को एक जमहूरी माशरा बनाना है तो, और सियासी जमातों ने मजबूत होना है, तो वो मुकामी हुकूमतों के बगैर नागुज़ीर है, वो मुमकिन नहीं। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे लोकल गवर्नमेंट पे, नीचे से नई क़यादत नहीं आएगी, आपको इसी तरह के नुमाइंदे मिलते रहेंगे, मौरूसियत पनपती रहेगी। मौरूसियत पे बड़ी तनकीद होती है कि सियासी जमातों में है, और ये ज़्यादा बढ़ती रहेगी अगर नीचे से ये लीडरशिप इमर्ज नहीं करेगी। और तीसरा, जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और अब बहुत ज़्यादा दुनिया में ये बात की जा रही है कि ऐसे ममालिक जहाँ पर डाइवर्सिटी है, जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले एग्जिस्ट करते हैं, लोकल गवर्नमेंट एक ग्लू का काम भी देती है। ये स्टेबिलिटी देती है फ्रेजाइल नेशंस को, स्टेट्स को, जहाँ पर हर छोटी बड़ी पार्टी के पास हर वक्त ताकत के अंदर एक स्टेक मौजूद रहता है। ये जो एलीट कैप्चर की बात की, ये एक तनकीद है, और ये तनकीद मैं समझता हूँ ये एक थ्योरेटिकल तनकीद तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में की जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट्स को इतना मौका ही नहीं मिला कि आप कह सकें कि जी फलाने मेयर ने या फलाने चेयरमैन ने बड़ी करप्शन की या बड़ा अपने आप को वहाँ पर बदमाशी शुरू कर दी। ये एक थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म है, और ये ओरिजिनेट करता है सिविल सर्विसेज एकेडमी ऑफ पाकिस्तान से। ये एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट है कि हमने बल्दियात को मजबूत किया तो पता नहीं किसी बरादरी का बंदा इलेक्ट हो गया, उसने दूसरी बरादरी को जो है वो दबा देना है नीचे।
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہوا ہے. دیکھیں ایک طرف آج کی اے پی سی بھی اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ اب ہمیں واقعی ایک حقیقی جمہوری پاتھ پر چلنا ہے. متواتر الیکشن ہو رہے ہیں, لوگ برادری ازم سے باہر آ گئے ہیں. یہ نان پارٹی الیکشنز کا ایک تحفہ تھا اس معاشرے میں برادری ازم کا, کہ جب پارٹیز نہیں تھیں لوگ برادریز کے ساتھ لائن ہو گئے تھے. 2018 کے الیکشنوں پہ نظر دوڑا لیں, 13 کے الیکشن پہ نظر دوڑا لیں, یہ سارے فیکٹرز اب کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں یہ ان کو امپاور نہ کیا تو جو رشتہ ہے ایک عام شہری کا ریاست کے ساتھ, وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں جہاں پر سروسز جو ہیں یا سروس ڈیلیوری جو ہے وہ ابھی بھی بڑی محدود حد تک میسر ہے, وہاں پر اسٹریٹ لائٹ, یہ قانون کے ڈیزائن میں یہ موجود ہے کہ وہاں پر وہ ساری سہولیات جنہیں ہم شہری سہولیات کہتے ہیں, وہ شہری سہولیات اس لیے نہیں ہیں کہ وہ شہروں کی حد تک دی جاتی ہیں, وہ شہری سہولیات اس لیے ہیں کہ وہ ہر شہری کا حق ہے. ہر شہری کا حق ہے کہ اس کی گلی سے کوڑا اٹھایا جائے, ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو اسٹریٹ لائٹس دی جائیں, ہر شہری کا حق ہے کہ اسے وہ تمام سہولتیں دی جائیں جو چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو شہر میں رہتا ہو اس کو ملیں. اور اگر ہم نے اس نظام کو مضبوط نہ کیا, نہ پہنچایا لوگوں تک, تو مجھے خدشہ ہے کہ لوگوں کا ریاست سے اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے گا کہ اس ریاست نے ہمیں کچھ نہیں دیا, یہاں صرف ہمیں تھانے داری اور پٹواری ملی. راجا صاحب, we've got this question ہمیں آن لائن ہمارے ایک فورم پہ آیا ہے کہ جو کریشن ہے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کی, کیا وہ ریکگنیشن ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سروسز کین ناٹ ریمین سینٹرلائزڈ اینڈ therefore it's a step in the right direction, یا یہ ایک band-aid ہے to partially satisfy those calling for meaningful devolution and those calling for South Punjab province? How do you see that debate? دیکھیے ایک سطح پہ تو یہ ہے اس بات کا اعتراف کہ جمہوریت جو ہے وہ عوام کے قریب ہونی چاہیے. یہاں پہ بات صوبائی سطح کی ہے کہ 2 صوبے ہونے چاہیے پنجاب کے اندر. صوبے کا جو اختیار ہے وہ صرف لاہور میں مرکوز نہ ہو, وہ لوگوں کے قریب آ جائے جنوبی پنجاب میں. تو ابھی تو بات صوبائی سطح کے اختیارات کی ہو رہی ہے. ایک جو سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے ملتان میں, وہ اس طرح سے آپ دیکھ لیں اس کو ایک متوازی سیکریٹریٹ ہے لاہور کے مقابلے. لیکن جو مقامی حکومت کی بات ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور میری نظر میں this is a step in the right direction. It accepts کہ democracy has to be close to the people or closer to the people. اگر وہ لاہور سے ملتان آتی ہے جمہوریت, تو جمہوریت کو پھر ملتان سے آگے بڑھ کر مقامی سطح پہ بھی جانا ہوگا. اور یہ معاملہ صرف سروس ڈیلیوری کا نہیں ہے. سروس ڈیلیوری بھی ہم امید کرتے ہیں جب مقامی حکومت ہوگی اور بامانی مقامی حکومت ہوگی وسائل کے ساتھ, تو سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ بھی جو جمہوریت ہے اور جو جمہوریت کا مطلب ہے ایک عام شہری کے ذہن میں, وہ مطلب تبھی اجاگر ہوگا اگر اس کا نمائندہ اس کی دسترس میں ہے, وہ اس کے پاس جا سکتا ہے, اس سے بات کر سکتا ہے, اس کو اپنا غم بتا سکتا ہے, اپنے تقاضے بیان کر سکتا ہے. اگر شہری کو ہمیشہ لاہور آنا پڑے یا اس کو اسلام آباد جانا پڑے تو جمہوریت اس کو ایک بہت دور کی چیز نظر آتی ہے, اور ایک شاید ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہے. تو مقامی حکومت کا ایک بہت بڑا رول یہ بھی ہے کہ وہ جمہوریت کو بامانی بناتی ہے, کہ جمہوریت کے ساتھ آپ جو ایک مکالمہ چاہتے ہیں شہری کا, وہ ممکن ہو جاتا ہے صحیح معنوں میں. اور اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہو جائے گی, کیونکہ مقامی حکومت جو ہے بہرحال وہ لوگوں میں سے ہے اور لوگوں کے نزدیک ہے. تو سوال کا جواب یہی ہے کہ جو ایک ہمارا ایک تقاضا ہے آئینی, میں سمجھتا ہوں سبسیڈیارٹی ہے, کہ حکومت جو ہے وہ نچلی سے نچلی سطح تک جانی چاہیے. یہی آئین کے آرٹیکل 140A کا بنیادی مقصد. چیمہ صاحب, ابھی احمد واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ کیا جو ایشوز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, آپ نے بھی اس کے بارے میں بات کی کہ جو ریئل کرکس ہے ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن whichever way we might take this debate local government کی, کہ یہ سیاسی طور سے اس کو پش کرنا چاہیے یا سٹیزنز کے اندر اس کا وہ زیادہ ان کو انسٹل کرنا چاہیے بیٹر ٹرسٹ اور بیٹر ڈیمانڈ, تاکہ وہ کہیں کہ ہمیں بہتر لوکل گورننس چاہیے, چاہے وہ جس بھی طریقے سے چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک جو بہت, اگر ظاہر ہے یہ گفتگو ہم اور آپ تو
کر رہے ہیں ایز پیپل جو آن sort of not in the game. یہ تو احمد ہے, ایک اس کے ان کی سیاسی جماعت ہے, اور سیاسی جماعتیں ہیں جو ایکچولی اپنی ہی آرگنائزیشنز کے ساتھ جھگڑتی ہیں کہ آپ ہمیں, جب آپ کی پاور ہے تو ہمیں پاور نہیں دیتے. لیکن ہم تو اس کو sort of academically from as a citizen باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو ایک جو لارجر سوال ہے پاکستان کے اندر, کافی پوری دنیا میں بھی ہے لیکن ہمارے بہت زیادہ ہے, جو لیک آف ٹرسٹ ہے سیاستدان میں. وہ جو ہے وہ دیکھیں نا, وہ سیاستدان تو سیاستدان ہے, چاہے وہ آپ سے لوکل گورننس کے الیکشن کے لیے آ کے ووٹ مانگے گا یا وہ آپ کے لیے MNA MPA کا مانگے گا. اور وہ بھی ایک ظاہر ہے ایک لمبی بحث ہے کہ وہ باقاعدہ پاکستان کے اندر decades after decades it's almost become now کہ یہ دونوں یہ synonyms ہیں کہ یہ سیاستدان ہے تو کرپٹ ہے, سیاستدان ہے تو عوام کے درد کا خیال نہیں ہے. سو اب اس ماحول میں آپ لوکل گورنمنٹ, جو آپ نے پہلے اپنے بات کی تھی کہ جب تک لوگوں کے اندر انسٹل نہیں کریں گے ڈیمانڈ کہ ان کو ان کا درد ان کو ہو کہ ہاں ہمیں یہ چاہیے, تو how do we manage that? How do we get people to actually want and ask for better local governance in Pakistan, and in dealing with this entire that distrust in politicians and political institutions? I think that جو آپ کہہ رہی ہیں it links up to جو بات احمد نے کی. I think the issue is not just کہ لوگوں کو سیاستدان میں ٹرسٹ نہیں ہے. I think وہ بات میڈیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل سسٹم میں ٹرسٹ نہ صرف پاکستان میں بٹ آل اوور دا ورلڈ کم ہوا ہے. بٹ یہ ہمارے یہاں ان ایڈیشن ہمارے بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز میں بھی ٹرسٹ نہیں. یہ امپورٹنٹ ایک ایشو ہے. سو یہ ہم وی آر ناٹ لیونگ ان اے ڈائکوٹمس ورلڈ جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ LDA بہت اچھا چل رہا ہے, KDA بہت اچھا چل رہا ہے, رائٹ, سندھ بلڈنگ اتھارٹی بہت اچھی چل رہی ہے, لیکن وہ پولیٹیشین بہت برا تھا. اس کی ایک سمپل وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹمز اتنے ڈسفنکشنل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جب سٹیزن کو ان سسٹم سے کمپلائی کرنا پڑتا ہے تو اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے بیسکلی. تو افیکٹولی چیز یہ ہے کہ آپ کا اس وقت جو سب سے بڑا شہر ہے, جو آپ کی لائف لائن ہونی چاہیے, جس کا تاریخی فٹ پرنٹ اس ملک پہ بہت بڑا رہا ہے, it is functioning worse than Beirut, which is a war-torn city. So is it not time to have a dialogue with the citizens of Karachi to start off with? To say, how do you want Karachi to be managed? How do we make Karachi work for you? اور اس میں آپ کیا ذمہ داری لینا چاہتے ہیں؟ بیکاز ہم نے ایک اور چیز کر دی, ہم نے اپنی ساری گورننس کو انورٹ کر دیا. ویئر اے ہینڈ آؤٹ پیپل. ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ٹیکس دے دو کسی چیز کا, بیکاز یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ واٹر سسٹم ٹیکس کے بغیر بنا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سویج سسٹم ٹیکس کے بغیر ڈال دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ انوائرمنٹل کلینلینس ٹیکس کے بغیر لیں. وہ تو میری ذمہ داری ہے نا ایز اے سٹیزن ٹو آلسو انٹر دس. بٹ جب میں یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ میں کہوں مجھے موبائل فون دے دیں لیکن میں اس کی آپ کو منتھلی بل نہیں دوں گا, رائٹ. لیکن جب میں وہ بل دینا شروع کر دیتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آئی ہیو سم ڈیمانڈ دیٹ آئی کین میک بیکاز ناؤ آئی ایم پیئنگ ان, رائٹ. تو یہ دونوں طرف بات ہے کہ واٹ آر دا ریسپانسبلٹیز دیٹ شہریز اینڈ پرٹیکولرلی شہروں کی ایلیٹ ول ہیو ٹو میک. بٹ آن دی ادر ہینڈ کس قسم کی مینجمنٹ ہے جو اس سٹی کو فنکشنل بنا دے گی. اور جب آپ وہ بحث شروع کریں گے تو آئی تھنک یہ سب جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا. دا نیڈ فار این انٹیگریٹڈ گورنمنٹ. جب آپ کہیں گے کہ ایک آدمی نے الیکٹ ہو کے مینج کرنا ہے تو وہ خود کہے گا کہ بھائی اگر مجھے آپ فنکشنریز اور فائنانسز کا کنٹرول نہیں دیں گے تو میں مینج کس بیسس پہ کروں گا, رائٹ. پھر تو میں ایک ایجنٹ ہوں نا, I'm a clerk for some other government. بٹ میں اس چیز پہ اس بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جو سلمان نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور احمد نے بھی اس کا کہا کہ آئی تھنک دا کورٹس ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے کہ 140A کس طرح انٹرپریٹ ہوگا. اور وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹس کی ایک جورسپروڈینشل تاریخ ہے, پاکستان کی نہیں
बट अमेरिका में 2 बहुत बड़ी जजमेंट्स आई थी अबाउट लोकल गवर्नमेंट्स इन द मिड 19th सेंचुरी, जिन्होंने बेसिकली पेव की डायरेक्शन लोकल गवर्नमेंट्स की अमेरिका में, और वो बड़ी डिफरेंट है. एक रूल जो निकला एक जजमेंट में से जो जस्टिस जॉन एफ डिलन की थी, जिसको हम कहते हैं डिलन्स रूल. अभी तक हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है, इंक्लूडिंग जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इन दी इमराना टिवाना केस, दैट इज लाइक डिलन्स रूल. डिलन्स रूल कहता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस owe their origin to and derive their power and rights wholly from the state legislature. आवाज आ रही है अब आप? Can you hear me? I can hear you. So basically, they derive their powers and rights wholly from the state legislature, in our case, the province. He then goes on to say, it breathes into them the breath of life without which they cannot exist, as it creates, which is the provincial legislature, so it may abridge and control. This is what are called Dillon's rule states, and our local governments are basically tenants of the provincial governments. एक और फैसला था जिसको कहते हैं कूलीज रूल, जो कि होम रूल डिसीजन थी, और वो इंटरप्रिटेशन इसकी लोकल गवर्नमेंट की लॉ की ये करता था कि लोकल गवर्नमेंट इज अ मैटर ऑफ एब्सोल्यूट राइट दैट द प्रोविंस कैन नॉट टेक अवे. सो ये एक बहुत बड़ा है पॉइंट है कि क्या हमने इनको इन्विसिज करना है एज टेनेंट्स ऑफ द प्रोविंशियल assemblies and as tenants of the provincial bureaucracy, या हमने इनको truly self-sustained, self-empowered third tiers of government के तौर पे वेस्ट करना है. Because अगर ये हमारी overall conceptualization नहीं clear होगी, तो no matter ये debate generate भी हो जाए, अगर ऊपर से फिर चीज destabilize होती जाएगी and we keep falling back on Dillon's rule, कि आप तो एक मुज़ेरे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो वो तो बात फिर वहीं की वहीं खड़ी रहेगी. फिर मेरी डिमांड फर्क है, मैं कहता हूं फिर छोड़ें इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स को, रिफॉर्म द प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी टू डिलीवर सर्विसेज बेटर, फिर लेट्स हैव अ वेरी डिफरेंट डिमांड. बट अगर हमने अपनी डेमोक्रेसी और जो सलमान बात कर रहे थे कि सिटीजन का शहरियत का ताल्लुक असल ताल्लुक बनाना है, जो कि एक डेमोक्रेटिक ताल्लुक है, तो फिर हमें होम रूल की जो है कंसेप्चुलाइजेशन, उस पे एग्री करना पड़ेगा, एंड द कोर्ट्स हैव टू टेक a view on that, which is important to do. Thank you very much, चीमा साहब. अहमद, एक सवाल है जो हमें अभी मौसूल हुआ है, and I think it's as a practitioner maybe you're able to answer that because आप थोड़ा सा आपका एक खुद का भी academic background भी है, but I think more as a practitioner कि एक हम बात कर रहे हैं इस फोरम में कि there's a pushback from provincial political leadership or center against effective local government. So ये जो है ये कैसे टैकल किया जा सकता है कि ये जो ओवरऑल डिलीवरी टू सिटीजंस है वो इशू हो. आई थिंक मच इन द वे चीमा साहब इज सेइंग दैट instead of this tug of war situation, this us versus them thing, in which, you know, how can this be navigated better than this pushback and us versus them? जी, मुझे थोड़ी आवाज टूट टूट के आ रही थी, लेकिन जो मुझे समझ आया, देखें, दो इसके पहलू हैं. एक तो प्रोविंशियल पॉलिटिकल लीडरशिप, और उतना ही अहम पहलू प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी भी है. जब हम इलेक्ट होकर आए 2017 में, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म कमेटी बनाई जिसमें मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उसके मेंबर्स थे, और बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने रिकमेंडेशंस बनाई, और चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शंस भी इशू कर दी कि फौरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट्स के इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं. उसमें पीएफसी फार्मूला में कुछ ग्लेयरिंग एरर्स थे कैलकुलेशन के, बहुत सारी चीज़ें थी, और हमने देखा कि हर कदम पर प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी ने किसी भी ऐसे कदम को जिससे लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बेहतर या मजबूत होता था उसको रेजिस्ट किया, उसकी ऑपोजिशन की,
اور حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ چیف منسٹر آف دا پروونس نے اپنی کابینہ، اپنے تمام محکموں کے سیکرٹریز اور تمام پنجاب کے جو اس کمیٹی کے چیئرمین میئرز تھے ان کو بلا کے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو ایک افسر نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں سیاستدان اور ہم ان کو کیسے ایجوکیشن اور ہیلتھ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک انہیرنٹ بائس ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، لیکن مقدمہ یہ بنایا جاتا ہے کہ اگر سیاستدانوں کے حوالے کر دیا تو پھر نقصان ہوگا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 18ویں ترمیم کے بعد سیاستدانوں کے حوالے کیا گیا نا بہت سارا جو ایسی طاقتیں، ایسے اختیارات جو وفاق کے پاس تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے تمام صوبوں نے صحت، تعلیم اور کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں جو وفاق سے نیچے آیا اس میں بہت پروگریس کی اور ایک آپ کو اس میں امپروومنٹ نظر آتی ہے. تو وہ سیاستدانوں کے پاس ہی اس کی قیادت تھی اور مقامی حکومتوں میں بھی سیاستدان ہیں. تو جس پر کسی نے ایک جواب دیا کہ جی یہ جو چیف منسٹر جن کو آپ یہ بات سنا رہے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کے حوالے کیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ خود بھی تو ایک سیاستدان ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے رہا. ایک بیگیج بھی ہے لوکل گورنمنٹس کی، ایک بیگیج بھی ہے کیونکہ لوکل گورنمنٹ ادارے جو پرویز مشرف دور میں بنائے گئے، جو قیادت سامنے آئی، وہ کیونکہ اس کی الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی پہ بڑے سوالات تھے. اس وقت بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے تھے، صوبے بے اختیار ہو گئے تھے. تو وہ بھی ایک بیگیج تھا. کچھ ریزرویشنز تھیں صوبائی حکومت کی بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے. دیکھیں یہ ہم نے بڑا اچھا احاطہ کر لیا کہ مسائل کیا ہیں. آئین کے اندر ایک شق موجود ہے، چلیں دو شقیں موجود ہیں، 32 بھی ہے، 140A بھی ہے، شاید کوئی ایک آدھی اور شق بھی اس کی بات کرتی ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ میرے خیال میں کہ اگر آج یہ بات کریں جو ہم بھی کیس عدالت کے سامنے لے کے گئے اس میں ہم ایک یا دو الفاظ کی ڈیفینیشن پر ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ لفظ لوکل گورنمنٹ استعمال ہوا، لوکل کاؤنسل استعمال نہیں ہوا. گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو اس لیے آئین میں جب یہ شک ڈالی گئی تو شاید اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ایک تھرڈ ٹیئر آف فیڈریشن ہوگا. لیکن آئین کے اندر ابھی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے بھی ایک کوشش شروع کی ہے جو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ منسلک سیاستدان ہیں یا جن کے لوگ سیاسی پارٹیز کے ساتھ لابی کریں. اور جیسے 18ویں ترمیم کی گئی، صوبوں کو با اختیار بنایا گیا، اس طرح ایک آئینی پیکیج، آئینی اصلاحاتی پیکیج، کوئی آئینی ترامیم لے کے آئی جائیں اور وفاق پاکستان یا آئین پاکستان اس چیز کو کلیئر کرے کہ لوکل گورنمنٹس اگر تیسرا درجہ ہیں وفاق کا تو ان کو کیا اختیارات منیمم دینے چاہیے، ان کے الیکشن کا سائیکل کیا ہونا چاہیے. میرے خیال میں بہت سارے مسائل تو صرف اسی چیز سے حل ہو جائیں گے اگر لوکل گورنمنٹس کے میئرز کے الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ منعقد ہوں. تو جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور میئر کا الیکشن اگر ایک ہی دن منعقد ہو جائے تو بہت سارے مسائل یہ ٹینیور والے اسی سے ریزالو ہو جائیں گے، اکٹھے تحلیل ہوں گے، ایک سائیکل چل پڑے گا. اس کے علاوہ وسائل کا جہاں تک ٹرانسفر کی بات ہے، اب ایک بحث چھڑ پڑی ہے کیونکہ NFC دوبارہ بن رہا ہے کہ NFC میں تو وفاق صوبوں کو پیسے دے دیتا ہے لیکن پھر صوبے آگے PFC کے ذریعے ان کے پاس بہت ڈسکریشن ہے کہ وہ کتنے پیسے دیں کتنے پیسے نہ دیں. بلوچستان میں شاید اتنے پیسے بھی نہیں دیے گئے کہ وہاں کے ادارے اپنے امپلائیز کی تنخواہیں پوری دے سکیں. پنجاب میں بہت جگہ پر ہم نے یہ دیکھا کہ جب وسائل کی تقسیم کی بات آئی اور چیمہ صاحب اس کا حصہ تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے شہر تھے چھوٹے چھوٹے جہاں پر وہ مقامی حکومتیں تنخواہیں دینے کے بھی قابل ان کے پاس رقم موجود نہیں تھی. تو آئین شاید ان معاملات کو بھی سیٹل کر سکتا ہے کہ کم از کم جو مقامی نوعیت کے منصوبے ہیں ان کی اکثریت فنڈنگ، چاہے صوبہ اس میں کچھ پیسے اپنی ڈسکریشن پر رکھ لے یا کچھ پرفارمنس بیسڈ گرانٹس کے لیے پیسے رکھ لے، کوئی کو فائنینسنگ کے لیے کچھ پیسے رکھ لے، لیکن صوبے کو چاہیے کہ وہ جو اربوں روپے کی مقامی نوعیت کی سکیمز بناتا ہے وہ پیسے مقامی حکومتوں کو ٹرانسفر کرے تاکہ مقامی حکومتیں اپنا کام جو ہیں وہ بہتر سر انجام دے سکیں.
تو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو صوبائی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، اور وہ 3 جماعتیں ہیں اس وقت، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، ان تینوں جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور چھوٹی جماعتیں تو اس کے حق میں ہیں۔ کراچی میں دیکھیں اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ تو اس کی وجہ سے یہ بحث اب دوبارہ نہیں چھڑ پڑی ہے، لیکن جو کراچی کے حالات ہیں، میں آپ کو یہاں نارووال میں بیٹھ کر بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے ہر گاؤں میں تقریباً یہی حالات ہیں۔ وہاں پر ذرا سی بارش ہو جائے تو پورا گاؤں ڈوب جاتا ہے۔ اور اگر اب شہروں میں بھی یہ مسائل دیکھنے کو آ رہے ہیں جہاں پر نسبتاً زیادہ وسائل خرچ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اس وقت مسئلہ ہے۔ دوسرا، اگر آگے بڑھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی اس وقت ری اورینٹیشن اس حساب سے بھی دیکھنی چاہیے کہ جو ہم نے بیوروکریٹک سٹرکچرز، جو بیوروکریسی کا نظام ہم نے انہیریٹ کیا، وہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ یا ایک ڈیلیگیٹڈ ماڈل آف گورننس تھا، جس میں برٹش راج نے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے اختیارات تقسیم کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب ہم ایک آزاد، خود مختار جمہوری ملک بننے کے سفر پر گامزن ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ادارے جو انگریز بنا کے گیا، ان کی آج کے پاکستان میں 2020 میں کیا ریلیونس ہے، کون سے اختیارات ہیں جو ان کے پاس ہونے چاہیے، کون سے اختیارات ہیں جو بلدیات کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ یہ ایک چپکلش، یہ مقابلے بازی، یہ کمپٹیشن بھی ختم ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے اس میں وے فارورڈ صرف یہی ہے کہ تمام میونسپل سروسز، پلاننگ کے فنکشنز، ڈیولپمنٹ کے فنکشنز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو ڈیوالو کیے جائیں، اور ساتھ ساتھ ایک نیک نیتی کے ساتھ ان کو جو جن سارے مسائل کا ہم نے احاطہ کیا کہ وہاں پر فنکشنریز کی کمی ہے، وہاں پر کوئی لوکل بیوروکریسی ایگزسٹ نہیں کرتی، ادارے جو ہیں وہ مرہون منت ہوتے ہیں کہ اب صوبہ ہمیں کون سا افسر دے گا۔ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ ایک چیف افسر کی ٹرانسفر ہوئی، چیف افسر آپ سمجھیں کہ ایک ضلع کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اس کی ٹرانسفر ہوئی، آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور جتنی دیر میں وہ افسر، فرض کریں راجن پور کا افسر تھا، وہ نارووال میں آیا یا کسی اور ضلع میں گیا، اس کو 2 مہینے لگے وہاں اس علاقے کو سمجھنے میں، 2-2.5 مہینے بعد اس کا پھر تبادلہ ہو گیا، پھر ایک نیا افسر آ گیا۔ تو لوکل گورنمنٹس کو یہ ساری آزادیاں دینی جو ہیں، ان کے ساتھ ایک آئینی پیکج پر کام ہونا چاہیے، اور یہ لوکل گورنمنٹ اور بیوروکریسی کا رول، جو فیڈرل یا پروونشل بیوروکریسی ہے کہ اس کا کیا رول ہوگا اور لوکل گورنمنٹ کا مقامی سطح پہ کیا رول ہوگا، اس پر ایک نئی بحث کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ احمد، بہت شکریہ ہمارے دونوں پینلسٹ، سلمان اکرم راجہ صاحب، چیمہ صاحب۔ بفور آئی ایکچولی سائن آف، میں بریفلی کنکلوڈ کر دوں کہ ہماری جو آج کی گفتگو تھی اس کے مین جن چیزوں پہ کچھ اگریمنٹ ہے، وہ ایک تو یہ ہے سب سے پہلے کہ سٹیزنز کی ڈیمانڈ اور سٹیزنز کی یہ ان کی طرف سے آنی چاہیے، یا ان کی ایک ایسوسیشن لوکل گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ بڑھے گی تو ملک میں صحیح معنوں میں لوکل گورنمنٹ کے اوپر ریفارم ہوگا۔ سو ورکنگ ود دیم، آسکنگ دیم کہ ان کو کس طرح کی گورننس چاہیے، وہ کراچی کی بات ہے یا چاہے وہ کسی چھوٹے قصبے کی بات ہے، آسکنگ سٹیزنز کہ وہ لوکل گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں، دیٹ از دا وے ٹو ریکنسٹرکٹ جو ہمارے ملک میں لوکل گورننس کا سسٹم ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سینکٹی ہے لوکل گورنمنٹ کے ٹینیورز کی، اس کو بھی مانا جائے، اس کو بھی رسپیکٹ کیا جائے۔ ہماری جو آئین کی اندر آلریڈی شقیں موجود ہیں 140A، اس کی بہتر انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، اس کے بہتر استعمال کی یا اپلیکیشن کی ضرورت ہے۔ اور جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ضرورت ہے کہ آئین میں ایک باقاعدہ نیا چیپٹر ہو، جو جس طرح وہ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کو اور ان گورنمنٹس کو کا رول ڈیفائن کرتا ہے، اس طرح لوکل گورنمنٹ کو بھی ایز اے تھرڈ ٹیئر وہ اپنی جگہ ملنی چاہیے آئین کے اندر، اور وہ بھی ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے۔ I'd also like to add کہ ایز اے پاکستانی میں بہت انٹرسٹڈ ہوں گی اس بات میں کہ جو کمپلیکشن اور پاورز ہیں لوکل گورنمنٹ کی، ان میں کوئی سیمبلنس، کوئی سملیرٹی سارے صوبوں کے اندر ہونی چاہیے کہ مجھے جو حق لاہور میں بیٹھ کے حاصل ہے وہ اچھی گورننس کا یا کسی کا، وہ حق کسی کو بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے کے اندر بھی ہونا چاہیے، کے پی میں بھی ہونا چاہیے، اندرون سندھ میں بھی ہونا چاہیے۔
So I believe कि जब हम कोई constitutional इसके ऊपर दोबारा रीथिंक करेंगे, and I think ये ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर जो ये जो 3 सियासी जमातें कम से कम, जिनका अहमद ने अभी कहा, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको इसको जरा नॉन पार्टिजान तरीके से देखना चाहिए, बिकॉज एसेंशियली ये लोगों के हकूक की और लोगों को सर्विस डिलीवरी का मसला है. So if they can sit together and decide, they'll actually be doing people a great service. So thank you very much once again. This was really, मेरे लिए तो मैंने बहुत कुछ सीखा. I hope this was good for people who were actually tuning in and listening. Khuda Hafiz. शुक्रिया, खुदा हाफिज. Yeah, ji, thank you.